हम जानेंगे कि क्या कुछ रहा है, उनका एक्सपीरियंस क्या कुछ है जो यूक्रेन से लौटे। सबसे पहले अगर हम बात कर ले, ऋतिक हमारे साथ जुड़े हुए अलीगढ़ से, शिवांजलि गुप्ता हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ी हुई है और इसी के साथ अभीष्ट पांडे हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए। सबसे पहले ऋत्विक, मैं आपका ही रुख कर लेती हूँ। आप विस्तार से क्या कुछ आपकी जर्नी रही है यूक्रेन से लेकर भारत तक, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं भारत वापस आने के बाद, अपने परिवार के साथ आप रह रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप? पूरी वो जर्नी को हमारे दर्शकों तक रखिए। नमस्कार मैम। पिछली 16 फरवरी से जब से गाइडलाइंस आई थी एम्बेसी की कि वॉर होने 15 फरवरी से वॉर होने वाला है, आप वेस्ट यूक्रेन की तरफ भागे। मैं था वहाँ पे खार्किव में, जो बॉर्डर से केवल 38 किलोमीटर था ईस्टर्न यूक्रेन में रशिया से। अब जब से गाइडलाइंस आई थी तब से हम लोग टिकट विकेट करना शुरू किए 15 फरवरी से। जो लेटेस्ट टिकट हमें मिली थी 26 फरवरी की मिली थी। और जब हम तब तक हम लोग शांत हो गए थे, जब तक टिकट हो गई अब कुछ नहीं होगा। हम लोग पूरा आराम से बैठे थे, हम लोग की क्लासेस वगैरह सब ऑफलाइन चल रही थी, क्लासेस ऑफलाइन करके आते थे। 23 फेब को जब हम रात में सोए और सुबह उठे 5 बजे अचानक से बम धमाका होता है। इतना तेज धमाका था वो कि पूरी बिल्डिंग वगैरह सब हिल गई थी, जो शीशे थे वाइब्रेट करने लगे। तब हमें लगा कि नहीं, कुछ तो हुआ है, आसपास हुआ है। हम लोग बाहर निकले तो देखा कि सारे लोग मेट्रो स्टेशन में बंकर्स बने हुए हैं, वहां की तरफ भाग रहे थे। हम लोग खुद मेट्रो स्टेशन की तरफ भागे बंकर्स में। तो वहां 23 फेब अर्ली मॉर्निंग से लेके 28 फेब तक हम लोग बंकर्स में रहे। तो उस बंकर्स की हालत ये थी कि वहाँ पे कम ना हमें सोने के लिए कुछ जगह थी, वहाँ ना खुद का बेडशीट वगैरह लेके गए थे, ठंड बहुत थी, कंबल वगैरह कुछ नहीं था, हम खुद सब कुछ अपना लेके गए थे। वहाँ खाने की दिक्कत आती थी, सुपर मार्केट में हम लोग लगते थे, लाइन में लगते थे, तब तक जब तक हम लोगों का नंबर आ पाता था तब तक टाइम बचता था। हम लोगों को वहाँ से बिना सामान लिए भागना पड़ता था। कभी कभार हम लोग अपने अपार्टमेंट्स वगैरह में आ जाते थे तो खाना बन पाता था, आधा खाना बन पाता था। जिस दिन दाल बन जाती थी उस दिन हम लोग मेट्रो स्टेशन वालों से ब्रेड ले लेते थे। जिस दिन हम लोग रोटी बना पाते थे उस दिन हम लोग कुछ अचार वचार या फिर कुछ सब्जी वगैरह मेट्रो स्टेशन वाले दे देते थे। एक टाइम पे तो ऐसा आ गया था कि मेट्रो स्टेशन वालों ने एक नियम निकाल दिया था कि जो बंकर से बाहर जाएगा वो वापस अंदर नहीं आ सकता। उनका मेनली मोटिव ये था कि जितने भी फॉरेनर्स हैं उनको वहां से निकाला जाए, क्योंकि अगर कल को खाना कम पड़ता है तो उनके सिटीजन के लिए पर्याप्त खाना हो पाए। तो हम लोग कम से कम एक हफ्ता करीब बंकर में रुके, जिसमें बाहर लगातार बम्बार्डिंग वगैरह होती रही, शेलिंग वगैरह हो रही थी, बम आवाज वगैरह आती थी। लेकिन फिर भी जैसे तैसे हम लोगों ने एक हफ्ता करीब बंकर में निकाला। फिर जब हमें पता चला कि न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी मिलनी शुरू हो गई है, रशिया की तरफ से है, यूक्रेन की तरफ से भी है, तो हम लोग 1 मार्च को वहां से हम निकले। वहां से निकले हम लोग फ्लैट गए, अपने केवल डॉक्यूमेंट्स उठाए थे, कपड़े वपड़े कुछ नहीं लिए, केवल जो कपड़े हम लोग पहने हुए थे वो और जो जैकेट थी वही हमारे पास थे। हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उठाए, हम लोग रेलवे स्टेशन की तरफ आ गए। टैक्सी थी नहीं और हम लोगों को पैदल चलना पड़ा, कुछ 3-4 किलोमीटर करीब पैदल चले होंगे। फिर वहां से हमें कुछ अच्छे लोग थे, यूक्रेनियन नागरिक, उन लोगों ने हमें लिफ्ट दी, हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंचे। 1 मार्च को अर्ली मॉर्निंग हम रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, करीब 7 से 8 बज रहे थे। मैं वहां पे जो ट्रेन लगी हुई थी उसमें सबसे पहले सिटीजन प्रेफरेंस दिया जा रहा था यूक्रेनियन सिटीजन को, फिर उसके बाद फॉरेनर्स को अलाउ किया गया। तो हम लोगों को जो अलाउ किया गया तो इतनी जगह नहीं थी कि जो हमारा वहाँ का टीटी था उसने हम सबको, मतलब हम लोग 4-5 इंडियंस थे साथ में, उन सबको वॉशरूम में बिठा दिया कि आप अपना सामान रख के यहाँ रुके, जब ट्रेन वेन चलेगी तो अगर जगह होती है तो आप बाहर आ जाए। तो वो करीब खार्किव से लेके लवीव तक का करीब 22 आवर्स की जर्नी रही वो हमारी। लेकिन वहाँ हमें लिटरली खड़े होने बैठने तक की तो जगह ही नहीं थी, हम लोग अपना खड़े होते हुआ है 16-17 घंटे हम लोग खड़े रहे बिल्कुल ऋतिक, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी जो जर्नी रही है वो बहुत कठिनाइयों वाली रही है। ऋतिक बने रहिएगा। इसी बीच शिवांजलि गुप्ता भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शिवांजलि, सबसे पहले आप अपनी जर्नी बताइएगा और किस तरीके से वहां पर इंडियन एम्बेसी से आपको तमाम जानकारियां आप तक पहुंची है और किस तरीके से आप लोग को तमाम गाइडलाइंस दी गई, और क्या इस कॉलेज परिसर की तरफ से भी तमाम यहाँ पर जो हेल्प थे वो आपको मिली है या नहीं मिली? नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। हम लोग मेरी तो फ्लाइट भी हो गई थी। 25 को हमने फ्लाइट भी करवा लिया था। जब 24 की सुबह वहां पे कीव में अटैक हुआ तो हम लोग काफी डर गए थे, बहुत ज्यादा ही डर गए थे। उस समय मेरी बिल्डिंग भी हिल गई थी। मैं वेनेत्सिया में रहती थी उस समय। सुबह 8 बजे के करीब वहां पे वेनेत्सिया रेलवे स्टेशन पे भी अटैक हुआ था। तो हम लोग काफी डर गए थे। उसके हम लोग क्या करते थे कि वहां पे हमेशा बंकर में छुपना रहता था
और वहां पे कुछ मतलब जहाँ हम लोग छुपते थे, हम लोग यूनिवर्सिटी के बंकर में छुपते थे। वहां पे हमें ना खाने के लिए कुछ मिलता था, ना पीने के लिए वहां पे कोई भी सुविधा नहीं थी। तो हम लोग अपने साथ एक बैग हमेशा रखते थे, जिसमें हम लोग अपना कुछ खाने का सामान, कुछ मेडिसिन और पानी का बॉटल और एक रजाई हमेशा अपने साथ रखते थे। हम्म। और अलार्म वहां पे बजते थे हमेशा हर 15 मिनट पे, और हम लोग को हमेशा बंकर में जाके छुपना होता था। हम लोग तो मतलब 5-6 दिन तक तो हम लोग पैक ही आइटम खाए, हम लोग बना ही नहीं पाते थे खाना, हम्म। क्योंकि हमेशा बंकर में छुपना रहता था। वहां पे स्थिति नहीं थी वहां पे बनाने का। और हमने क्या किया, हमें 26 तारीख की सुबह एक प्राइवेट बस बुक किया, हॉस्टल से लेके वहां बॉर्डर तक जाने का। हमने 600 ग्रेवन पर पर्सन हमने बुक हम्म। किया। उसके बाद हम लोग जैसे ही बॉर्डर पहुंचे, वैसे ही हम लोग 12 किलोमीटर हमने पैदल ही ट्रेवल किया वहां हम्म। पे। अ, हमारे साथ कुछ बैग था, बैग भी था हमारे साथ, रजाई भी था, और हमने पानी के बोतल भी हाथ में लिए शिवांजलि, जो थे आप उसके बता लिए। रही हैं कि आपको यहाँ पर बॉर्डर पर पहुंचने के लिए तमाम गाइडलाइंस दी गई थी, तो किस बॉर्डर पर पहुंचने के लिए तमाम गाइडलाइंस आप लोगों को जारी की गई थी? हम किससे कांटेक्ट करना है, क्या कुछ किस तरीके से तमाम वो जो प्रक्रिया रही है किस तरीके से रही है? जी, हम लोग को तो मतलब कुछ नहीं बताया गया था। हम लोग को बस हम्म। एक गाइडलाइंस आई थी कि हम्म। आप जैसे ही बॉर्डर पार कर लेते हैं, हम्म। वैसे ही हम आपको इंडियन एम्बेसी वहां मिल जाएगी हेल्प के लिए। हम्म। तो हम लोग कोई गाइडलाइन नहीं, हमने खुद ही प्राइवेट बस बुक किया था। तो हम लोग वहाँ यूक्रेन के मतलब बॉर्डर पर पहुंचे, फिर हमने खुद पैदल ही वहां पे ट्रेवल किया बॉर्डर पर जाने के लिए, रोमानिया बॉर्डर पे तो 12 शिवांजलि, किलोमीटर ऐसे हमने में क्या पैदल ही इंडियन चले थे। एम्बेसी से आप लोगों को तमाम सहयोग उस टाइम मिल रहा था? नहीं, उस समय नहीं, जो भी सहयोग था उन लोग का हम्म। बॉर्डर के उस पार ही हो पाया था। अच्छा। ठीक रोमानिया में है ही हम लोग। शिवांजलि, आप भी बने रहिएगा अभी हमारे साथ। अभीष्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभीष्ट, आप जहाँ पर थे किस तरह की तकलीफें आपको झेलनी पड़ी? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि खाने को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफें थी, लोग दुकानों के बाहर लाइन में लगे हुए थे, तो इस तरह की भी तस्वीरें हमने देखी है। अगर हम बात करें तो आपके साथ कितने वहाँ पर भारतीय फंसे हुए थे? जी मैम। मैम, मेरे साथ लगभग 150 भारतीय मेरे हॉस्टल में थे। हम्म। मैं विनित्सिया शहर में फंसा हुआ था उस समय। मैम, 24 तारीख की सुबह जैसे ही कंडीशंस खराब होनी शुरू हुए, मैम, हम हमारे पास एक गाइडलाइन आई कि आप लोग जल्दी से हम्म। जल्दी वेस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ मूव करना शुरू कर दीजिए। ये इंडियन एम्बेसी द्वारा गाइडलाइन थी। तो हमने फिर उसके बाद हम ये सोच रहे थे कि इंडियन एम्बेसी शायद हमें यहाँ से, हम्म। जहाँ हम रहते हैं वहां से इवैक्यूएट करे, बट मैम वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो एक वॉर जोन था। हम्म। और एक एक रूट बताया गया था एम्बेसी द्वारा हमारे कंसल्टेंट्स को। तो उस रूट पे चल के हम 26 तारीख की दोपहर में हम वहां से रोमानिया बॉर्डर, सीरेट बॉर्डर तक पहुंचे थे। असल में उसके 16 किलोमीटर पहले हमें बस ने छोड़ दिया था, लेकिन हमें रास्ते के दौरान हमने तिरंगे की शक्ति देखी हम्म। कि हमारे मेरे पास ऐसे साक्ष्य अभी भी मौजूद हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे दाहिनी ओर यूक्रेनियंस की लाइन लगी हुई है और हमारी बस बिना किसी चेक पॉइंट पे रुके हुए सीधे चलती चली जा रही है बिना रुके, सिर्फ एक तिरंगे के कारण, जो तिरंगा हमने हाथों से बनाया था और हम्म। बस के विंडशील्ड पर लगाया हुआ था। और फिर 16 किलोमीटर पहले बस रुकी, वहां से हमें थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहां से पैदल चलकर हम सीरेट बॉर्डर तक पहुंचे। हम्म। बॉर्डर पहुंचने के बाद बॉर्डर पार करना एक चुनौतीपूर्ण मंजर था वहां पे, क्योंकि इतनी भीड़ लगी हुई थी और मिसमैनेजमेंट हो रहा था। असल में यूक्रेनियन बॉर्डर फोर्स ने इतनी भीड़ कभी देखी ही नहीं थी। हम्म। और क्योंकि बॉर्डर पार करने के बाद कई अभी तरीके जिस के। तरीके से आपने बताया कि जी सिर्फ मैम। एक तिरंगे की जो ताकत है वो हमें वहां पर देखने को मिली, और अलग जी अलग देश के बच्चे भी वहां पर फंसे हुए थे, क्या बाकी जी देश के जो जितने भी अधिकारी थे, क्या उन बच्चों को उस तरीके से सहयोग मिला? क्योंकि देखिए, खबरें ऐसे भी आ रही थी कि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं, और वहां पर जो अलग अलग देश के जो बच्चे फंसे हुए थे, उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से भारत सरकार मदद कर रही है उस तरीके से कोई भी सरकार मदद नहीं कर रही। जी मैम, ये तो आप ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, हम्म। क्योंकि हमने देखा वहां पे कि
मेरी खुद की कांटेक्ट में हमारी एक दीदी हैं, पाकिस्तान से हैं वो, हम उन्हें दीदी बोलते हैं, सबा दीदी। वो अभी भी पोलैंड में फंसी हुई हैं। उन्होंने वहां से अपने हॉस्टल से लेके और पोलैंड तक का सफर खुद अपने किराए पे, और इनफैक्ट कि पोलैंड से वो पाकिस्तान भी अपने ही किराए से जाने वाली हैं। उनके लिए उनकी एम्बेसी नहीं आ रही है। या हमने नाइजीरियंस को वहां पे देखा कि उन्होंने भी हर 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 एक स्टेप पे खर्चा अपना खुद उठाया है। हमें तो जैसे गाइडलाइंस मिला, क्योंकि वॉर जोन में अब एम्बेसी आ नहीं सकती थी, हम्म। और एम्बेसी के ऊपर इतना प्रेशर था कि 20,000 बच्चों को उनको इवैक्यूएट करना था। तो जैसे जैसे उनकी मतलब गाइडलाइंस आती गई, हमने उस तरह किया, और जैसे ही बॉर्डर पार हुआ उसके बाद तो सारी चीजें एकदम से मतलब सुलभ हो गई हम लोग के लिए। हमें फ्लाइट बोर्ड करते समय हमारे बिल्कुल माननीय अभीश, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जी भारत सरकार की जो ताकत है हमें दूसरे देशों में भी देखने को मिली है। ऋतिक भी हमारे जी साथ लगातार बने हुए। ऋतिक देखिए, आपसे ये जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से आप वहाँ पर फंसे हुए थे, तमाम सिचुएशन आपने वहाँ पर हैंडल भी किया है, और ऐसे में क्या वहाँ पे जो लोकलाइट पीपल थे उनकी आपको पूरी यहाँ पर मदद मिल रही थी? क्या आपके टीचर्स आपके सहयोग में थे? मैम नहीं, हमें जो लोग हम्म। फ्लाइट थे या फिर जो हमारे टीचर्स थे वो लोग खुद ही दूसरी कंट्रीज भाग गए थे। वो खुद हम्म। वहां पे नहीं थे, वो हमसे पहले या तो पोलैंड निकल गए या रोमानिया निकल गए। उनकी हमें कोई मदद कुछ नहीं मिली। जो भी हमने किया खुद ने किया। हम लवीव तक भी खुद पहुंचे, वहां से हमने खुद बस की जिसपे तिरंगा लगाया हमने, और वहां से हम लोग बॉर्डर की तरफ गए। जितने भी चेक पॉइंट्स थे सब केवल तिरंगा देख के, हमें कोई बस नहीं रोकी गई, हम लोग सीधे बॉर्डर वगैरह पहुंचे। बॉर्डर तक हमें कोई हेल्प नहीं मिली, लेकिन बॉर्डर पार करने के बाद इंडियन एम्बेसी हमें हेल्प की है। सब बॉर्डर हम लोग मैं हंगरी बॉर्डर पहुंचा था। हंगरी बॉर्डर से हम लोग जब बॉर्डर पार किया उसके बाद एम्बेसी वाले हमें पिकअप करने आते हैं और वही हमें बुडापेस्ट तक ले जाते हैं। वही हम लोग का हंडिन एयरपोर्ट तक लेके आए हैं। मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, वो हमें वहां से निकाल के लाए। लेकिन वहाँ के जितने भी लोग फ्लाइट थे वो लोग पहले ही अपना शहर छोड़ के जा चुके थे। ऋतिक देखिए, यहाँ पर आपसे एक चीज और जाननी चाहेंगे, क्या अभी भी कोई आपके ऐसे दोस्त थे जो इंडियन है और अभी भी वहां पर फंसे? क्या आप अभी उनके कांटेक्ट में हैं? मैम अभी तो नहीं, लेकिन कुछ लोग सुन्नी में जो जरूर थे, लेकिन कल की खबर आती है कि शायद वो सुन्नी से निकल चुके हैं, उन्हें गवर्नमेंट ने निकाल लिया गया है। वो लोग बॉर्डर के लिए अब आगे बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। तो अब तो शायद कोई नहीं होगा। जितने भी बच्चे थे आखिर में सुन्नी में फंसे हुए थे। बिल्कुल ऋतिक, और लगातार भारत सरकार भी प्रयास करे कि अभी भी अगर कोई वहां पर फंसा है तो उन्हें भी जल्द से जल्द वापस लाया जाए। बने रहिएगा हमारे साथ। गोरखपुर से शिवांजलि भी लगातार बनी हुई है। शिवांजलि, जिस तरीके से हमने बात की, वहां पर जिस तरीके से स्थिति रही है, आखिर क्यों यूक्रेन ही क्यों एमबीबीएस के लिए? क्योंकि यहाँ पे सीटें उतनी अवेलेबल नहीं है, और फिर रिजर्वेशन सीट भी का भी प्रॉब्लम है। और यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस में ये है कि फीस बहुत ज्यादा है, और वहाँ की पढ़ाई भी अच्छी है। तो पढ़ाई अच्छी है और यहाँ पर सीट्स ज़्यादा होने की वजह, वहाँ पर सीट्स कम है, इसलिए आपने वहाँ पर यूक्रेन को ज्वाइन किया, क्योंकि इंडिया में सीट्स काफ़ी ज़्यादा कम है। जी, तो और ऐसे में रिजर्वेशन का हाँ। भी होता है एक बात कि जनरल में इतने नंबर चाहिए। तो ये भी सब एक इशू है हम लोग का। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में इशू होने की वजह से आपने यूक्रेन को सिलेक्ट किया था। जी, लेकिन हम लोग का ये है, हाँ, मतलब 90% बच्चों का ये है कि हम लोग को पढ़ाई तो करनी है एमबीबीएस, ठीक है, हम लोग को लेकिन सर्व करना है इंडिया को ही। बिल्कुल शिवांजलि, और ऐसे में अगर हम बात करें अब आपकी स्टडीज को लेकर, तो क्या कुछ अब आपकी आगे की जो रणनीति होगी वो होगी? जी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एनएमसी से बात कर रही है इससे जल्दी से जल्दी हमारे लिए कुछ किया जाए। शिवांजलि, और ऐसे में क्या अभी भी आपके वहाँ पर कोई ऐसे फ्रेंड्स है जो दूसरे कंट्री से ताल्लुक रखते हो और अभी आप उनके कांटेक्ट में हो? जी हैं कुछ फ्रेंड्स। तो किस तरह की अभी स्थिति, ऐसे कुछ जानकारी आप तक पहुंच पाई है कि कैसे है फिलहाल आपके फ्रेंड्स वहाँ अभी पर? तो कुछ वहाँ की स्थिति ठीक नहीं है, बहुत ही खराब है। जितने मेरे फ्रेंड थे, मतलब पाकिस्तानी लोग ने तो क्या किया था, वो तो इंडियंस का ही नारा लगाने लगे थे, क्योंकि वहां से कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। तो पाकिस्तानी को हेल्प नहीं मिल रही थी तो उन्होंने इंडिया का ही नारा लगाया था। जी, कि हमें इंडिया ही ले चलो।
अच्छा, इंडिया ही लेकर चलो, इस तरह का मतलब पाकिस्तानी लोगों ने यहाँ पर नारा लगाया था। अच्छा ठीक, शिवांजलि बने रहिएगा। हम सीधा रुख करते हैं गोरखपुर का। हमारे साथ लगातार तमाम बच्चे बने हुए हैं और अभिष्ट से अब हम बातचीत करेंगे। अभिष्ट, जिस तरीके से देखने को मिला, भारत सरकार का जो दम है वो दूसरे देशों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और अब जिस तरीके से हमें शिवांजलि ने बताया है कि वहां पर पाकिस्तानी जो बच्चे थे उन्होंने भी नारा लगाया था। जी जी मैम। मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरे भी कानों में खबर आई थी कि उन्होंने तिरंगे झंडे का इस्तेमाल किया है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वहां से असल पूरे यूक्रेन में एक पैनिक की स्थिति थी। वहां के जब लोकल्स बाहर जाना चाह रहे थे और उसमें होड़ मच रही थी, लेकिन एक तिरंगे मात्र लगाने से हमें क्लियरेंस मिलता रहा, किसी चेक पोस्ट पे नहीं रुके हम। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। हमें हमारे भारत सरकार का और हमारे कंट्री का वहाँ दमखम देखने को मिला। अभिष्ट, ऐसे में अगर बात करें तो अब आपकी आगे की क्या कुछ रणनीति होगी स्टडीज को लेकर? मैम, जिस प्रकार मैम हमने हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से बात की थी, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि अभी हम एनएमसी से बातचीत कर रहे हैं। उनकी पहली प्राथमिकता थी कि बच्चों को वहां से सकुशल लौटकर भारत ले आया जाए। और क्योंकि अब बच्चे शायद ज्यादातर बच्चे आ गए हैं, मेरे ख्याल से कि सभी आ चुके हैं, तो अब आगे की रणनीति जिस प्रकार भारत सरकार, राज्य सरकार हमारे लिए जो बनाती है, अच्छे कोई नीतियां बनाती हैं। हम तो चाह रहे थे कि क्योंकि हमारी पढ़ाई रुक चुकी है अधरों में, तो हमारे आसपास के किसी मेडिकल कॉलेजों से हमें जोड़ दिया जाए, जिससे हमारी पढ़ाई पूरी हो सके। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पढ़ाई तो रुक चुकी है, लेकिन अभी भी सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी है। अभिष्ट बने रहिएगा, हम सीधा ऋत्विक का रुख करेंगे। ऋतिक, जिस तरीके से हमें शिवांजलि ने भी बताया, अभिष्ट ने भी बताया कि अब उनकी आगे की क्या कुछ रणनीति होगी, आपकी क्या कुछ रणनीति होगी? मैम, हम लोगों को गवर्नमेंट से ये उम्मीदें हैं। गवर्नमेंट, जबकि मोदी जी ने और योगी जी दोनों ने हमें बोला है कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सोच रहे हैं, चाहे आगे की पढ़ाई वो शायद यहीं के मेडिकल कॉलेज से मर्ज कर दें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोगों को वैसे देखा जाए यूपी में केवल 2200 स्टूडेंट्स हैं और अराउंड 72 तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। अगर हर कॉलेज में भी अगर 5 से 10 बच्चे एडजस्ट किए जाएं तो हम लोग सारे यहीं पे एडजस्ट हो सकते हैं। अगर हमारे मेडिकल कॉलेज की फैसिलिटीज उस वक्त, जिस साल मैं गया था 2018 में, अगर अच्छी होती तो हम लोग वहां जाना प्रेफर नहीं करते। मतलब सीट्स कम थी, फीस ज्यादा थी, इसलिए तो हम बाहर गए। और हमें बाहर जाके भी हम लोग पढ़ वहां रहे हैं, लेकिन सर्व हमें इंडिया को ही करना है। तो हम यहाँ से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोगों को यहीं पे एडजस्ट किया जाए, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, हम ताकि आगे की पढ़ाई खुद कर सकते हैं। मेरा मैम पिछला 4 साल हो गए वहाँ पे, 1-1.5 साल बचता है, तो 1.5 साल के लिए मैं गवर्नमेंट से तो यही कहूंगा कि हमें यहीं एडजस्ट कर दिया जाए। मतलब सरकार से यही गुजारिश है कि बस यहीं पर एडमिशन हो जाए और आप लोग वापस यूक्रेन नहीं जाना है चाहते हैं। शिवांजलि, जिस तरीके से हमने वहां पर देखा स्थिति आपकी, हम जर्नी भी हमने समझने की कोशिश की कि किस तरीके से आपने तकलीफों का सामना किया है। जब परिवार वाले से आप मिली तो किस तरह की खुशी रही? परिवार वालों से जब मैं मिली तो इतनी खुशी हुई, क्योंकि एक पल के लिए ऐसा भी था कि लग रहा था, यूक्रेन में जब मैं थी तो एक पल के लिए ऐसा भी था कि शायद ही मैं मिल पाऊंगी अपने परिवार वालों से, जिस हिसाब से वहाँ की सिचुएशन थी। पेरेंट्स के भी आंख में पानी था जब वो लोग भी वहाँ की सिचुएशन देख रहे थे, जान रहे थे। तो जब मैं मिली तो बहुत ज्यादा ही हम लोग खुश हुए, बहुत ज्यादा ही बिल्कुल शिवांजलि, और जिस तरीके से पेरेंट्स की जो चिंता थी वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई थी, और ऐसे में आप लोग सकुशल वापस आ चुके हैं और लगातार भारत सरकार भी अब प्रयास कर रही है कि वहां पर जितने भी बच्चे हैं उन्हें भी जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए और सकुशल उनकी भी घर वापसी हो। ऋत्विक, शिवांजलि और अभिष्ट, आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी जर्नी को साझा किया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद।